क्या टॉपिक हमारा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या मैं कह दूं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को इन्फिनाइट डाइल्यूट करके उसका मोलर कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जानना चाहते हैं। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस पर। देखो, पहली बात मैं आपसे पूछूंगा उतना बताना है, या मैं आपको बताऊं उतना सुनना है आपको, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो लगभग 100% आयोनाइज्ड होते हैं, मानते हो? तो इसका सीधा अर्थ तो ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज्ड इन देयर सॉल्यूशन। मानते हो? बोलो भाई, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें तो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है इसलिए उनका कंडक्टेंस हाई होता है, क्योंकि वहाँ पहले से आयंस के नंबर ज़्यादा होते। पर मैं आपसे एक बात करूँ, जो पहले से ही 100% टूटा हुआ है उसका और क्या टूटेगा भैया? सही बात है ना? हम लोग ने पढ़ा बार बार कि वाटर मिलाते हैं तो DOD बढ़ जाती है। सही बात है, बढ़ जाती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती है, इसलिए वो पदार्थ ज़्यादा टूटता है, उसके नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। पर मुझे आप ये बताओ कि जो पहले से ही 100% आयोनाइज्ड है उसका और क्या टूटेगा? तो क्या यहाँ भी DOD बदलने वाली है? नहीं बदलने वाली। इसलिए किताबों में तो लिखा हुआ मिलता है कि DOD इंक्रीजेज, बट इंक्रीज टू मच लेस, यानी कि इंक्रीज तो है पर वो बहुत छोटा है। मैं कह देता हूँ डिग्री जो DOD है वो चेंज ही नहीं हो रहा। क्यों? जैसे वही बात होगी, मान लो 99% टूटा हुआ है, 99, तो कितना टूटेगा वो? 1%। उसके लिए आप पानी कितना मिलाओगे? तो यही समझने की बात थी बड़ी, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज्ड होते हैं। तो डाइल्यूट करने पे उनमें नंबर ऑफ आयंस कोई खास इंक्रीज नहीं होने वाले। समझ में आई बात? क्योंकि वो टूटने वाले नहीं है, वो टूट चुके हैं। तो फिर कंडक्टेंस किसकी वजह से बढ़ेगा? सेकंड रीजन की वजह से। वो सेकंड रीजन याद आ रहा है क्या? जिसमें हमने कहा था कि आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है और उससे उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आ रही है और उससे उसकी मोबिलिटी बढ़ रही है और उसकी वजह से कंडक्टेंस भी बढ़ रहा है। इसलिए ध्यान रखना, यहाँ कंडक्टेंस बिकॉज ऑफ मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ आयंस नंबर। इसलिए कंडक्टेंस में ग्रोथ तो होगी पर वो ग्रोथ बहुत ही कम होगी, क्योंकि दोनों फैक्टर अप्लाई नहीं हो रहे। समझ में आई बात? तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि ऑन डाइल्यूशन अमाउंट ऑफ अल्फा समझ गए क्या बेटा? आप तो अल्फा से मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से है। ऑन डाइल्यूशन अमाउंट ऑफ अल्फा नॉट इंक्रीजेज। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सर ने नोट क्यों लिख दिया, किताबों में तो नोट नहीं है। मैंने नोट इसलिए मान लिया क्योंकि कोई इंक्रीजमेंट होगा तो वो भी नेग्लिजिबल होगा। क्या महत्व है उसका? तो ऑन डाइल्यूशन अमाउंट ऑफ अल्फा नॉट इंक्रीजेज बट कंडक्टेंस, और यहां वो कौन सा कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग? मोलर कंडक्टेंस को जानते हैं, बट कंडक्टेंस इंक्रीजेज। अब आपके मन में से कंडक्टेंस क्यों बढ़ा? फिर अल्फा तो नहीं बढ़ा। तो कंडक्टेंस बढ़ने का दो रीजन थे ना, ये सेकंड रीजन की वजह से बढ़ा। बट कंडक्टेंस इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन आयंस। तो यहाँ कंडक्टेंस जो बढ़ा वो किसकी वजह से बढ़ रहा है? आयंस के बीच जो डिस्टेंस क्रिएट हो रही है और उस डिस्टेंस के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो आयंस का मोशन बढ़ गया और उस वजह से कंडक्टेंस भी बढ़ गया। अब मुझे एक बात बताओ, एक तो कंडक्टेंस बढ़ता दोनों फैक्टर से तो ज़्यादा बढ़ता, अब कंडक्टेंस बढ़ रहा है केवल मोबिलिटी ऑफ आयंस की वजह से तो कम बढ़ेगा। तो बढ़ तो रहा है पर ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं आ रही। सो कंडक्टेंस इंक्रीज इन स्मॉल अमाउंट विद डाइल्यूशन। ठीक बात कि डाइल्यूशन के साथ जो कंडक्टेंस यहाँ बढ़ रहा है वो बढ़ तो रहा है पर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। और इसी को आधार बना के एक ग्राफ बनाया गया, क्योंकि हम तो पढ़ना क्या चाहते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस।
तो उसको ही निकालने के लिए एक ग्राफ प्लॉट किया गया है ना। तो एक ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन लैम्डा एम एंड अंडर सी। अंडर सी में सी कौन है? कंसंट्रेशन। देन ए स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन। स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन। अब देखो एक मन में क्वेश्चन बनता है सर स्ट्रेट लाइन आपने बता दी कैसे, तो देखना बोर्ड पे एक बार कि ग्राफ बना के देखते हैं तब पता लगेगा कि स्ट्रेट लाइन कैसे। तो देखो कि एक ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है किस किस के बीच, मोलर कंडक्टेंस एंड रूट सी के बीच। थोड़ा सोचना एक बार कि मान लेते हैं कि शुरुआत में कोई कंसंट्रेशन हमें दी गई है, वो इतनी है, यहाँ है, कहाँ है? इस पॉइंट पे। समझ गए क्या बात को? इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन और यहाँ उसका मोलर कंडक्टेंस आ गया। क्लियर? ये इसका क्या आ रहा है? मोलर कंडक्टेंस आ रहा है। या कहीं भी लगा सकते हो, ये कुछ जरूरी नहीं कि यहीं लगाएं, आप जहाँ इच्छा करेंगे वहाँ। जैसे आपने कहा सर यहाँ से पहला पॉइंट आया, पहला पॉइंट का मतलब गिवन कंसंट्रेशन पे सब्सटेंस का मोलर कंडक्टेंस इतना है, जो ग्राफ से निकाल लेंगे। ऐसे यहाँ निकालने आते हैं ग्राफ से, इसके सामने की वैल्यू, तो गिवन कंसंट्रेशन पे इतनी है। अब हमने क्या किया, इसको डाइल्यूट किया। डाइल्यूट किया तो कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। और कंडक्टेंस पर इंक्रीज क्या दिखाई दे रहा है यहाँ? बहुत ही कम, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इंक्रीज बहुत कम है, तो ये तो हो नहीं सकता कि यहाँ जाए एकदम से, तो थोड़ा सा चेंज हुआ, इसके बहुत ही क्लोज, थोड़ा बढ़ा है ना। फिर और पानी मिला दिया, और पानी मिलाया, डायल्यूशन बढ़ी, कंडक्टेंस भी बढ़ा, पर चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कंडक्टेंस बहुत ही कम बढ़ा। ग्रोथ कम हो रही है, तो यहाँ एक लाइन आ गई, यहाँ पॉइंट मिल गया, ये कैलकुलेट कर लिया। फिर पानी और मिलाया, कंडक्टेंस में और ग्रोथ हुई, वो पॉइंट यहाँ आ गया, सही है। फिर पानी और मिलाया, कंडक्टेंस थोड़ी और बढ़ी, वो पॉइंट यहाँ आ गया। ग्राफ पे चलते फिर पानी मिलाया, कंडक्टेंस और बढ़ी, यहाँ आ गया। पर आप क्या देख रहे हो कि सर कंडक्टेंस में ग्रोथ बहुत ही माइनर है। और इन्होंने क्या किया, इन पॉइंट्स को मिलाया, इन पॉइंट्स को मिलाया तो एक क्या आ रही है? स्ट्रेट लाइन। अब मुझे बताओ, जब इसकी स्ट्रेट लाइन आ रही है तो क्या इसको आगे मेजरमेंट करने की ज़रूरत है? नहीं है। इन्होंने क्या किया, ग्राफ को ही एक्सप्लोड कर दिया, आगे बढ़ा दिया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन चल रही थी। तो इन्होंने जब ग्राफ को, स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाया तो क्या हुआ, देखो, समझ गए क्या बात को? क्या समझे कि उनको पता लग गया, 5-10 बार एक्सपेरिमेंट किया ना, तो उनको एक बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। उन्होंने इस ग्राफ को आगे एक्सप्लोड किया, एक्सप्लोड किया तो यहाँ के इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? इस बिंदु पे कर रहा है ना, कर रहा है ना, इस बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पे यहाँ पे अंडर सी की वैल्यू कितनी है? 0। अंडर सी 0 तो कंसंट्रेशन भी, और 0 कंसंट्रेशन पे ही तो क्या निकलता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो ये वैल्यू आ गई किसकी? निकाल ली ना ग्राफ से, ये हाईएस्ट है ना, बोलो भी। तो इस टाइम का जो वॉल्यूम होगा वो इन्फिनाइट डाइल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसके बाद आप चाहे कितना भी डाल दो, कोई फर्क नहीं आने वाला। समझ में आई क्या बात? तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। ये किसके लिए था, ये ग्राफ? जैसे KCl हो सकता है ना, लाइक KCl। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड अंडर सी। अंडर सी मतलब रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो क्या पाया, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, और वो स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो वो वाई एक्सिस पर काटती है, इंटरसेक्ट करती है, और वहाँ जहाँ वो काटती है वहाँ कंसंट्रेशन 0, यानी कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन की स्टेट आ गई। और उस टाइम का जो मोलर कंडक्टेंस होगा वो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आ गई। तो ग्राफ से निकाल लिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसी को इन्होंने बाद में इक्वेशन में डाल दिया। मैथ्स के बच्चे समझदार है, वो जानते हैं कि इक्वेशन उन्होंने पढ़ रखी होगी, y = mx + c फॉर द स्ट्रेट लाइन। बायो वालों को समझना नहीं है क्योंकि उनको समझ में आना नहीं है। मैथ्स वाले जानते हैं इस बात को अच्छे से कि y = mx + c। y एक्सिस पर कौन है ना, कौन है? लैम्डा है। तो वैल्यू रख दी मैंने यहाँ, ठीक है। इक्वल c यहाँ कांस्टेंट है, और यहाँ कांस्टेंट कौन है? ये वैल्यू जो हाईएस्ट है, इसके बाद चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो c का वैल्यू मिल गया
लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। mx में m एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। x एक्सिस पे कौन है, रूट सी, तो x की वैल्यू रूट सी। अब ये देखना है कि mx की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो स्लोप देखो, स्लोप नीचे की ओर गिर रहा है ना, या ऊपर की ओर चढ़ रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है, ऐसे थोड़ी जा रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है, तो स्लोप हमेशा नीचे की ओर आए तो नेगेटिव, तो ये mx की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो c पहले लिख दो। फिर c कौन है, यहाँ कांस्टेंट है इस इक्वेशन में, तो यहाँ कांस्टेंट ये आ गया माइनस b रूट। अब b लिख दो, a लिख दो, ये कुछ नहीं है। रूट c तो x एक्सिस की वैल्यू है और b यहाँ एक कांस्टेंट है जो इंटरसेप्ट को बताएगा। तो ये एक इक्वेशन यूज की गई जिसको बाद में जाके कहा गया डे बाई हक्कल ऑन सेगर इक्वेशन, ठीक है। हालांकि मैं नहीं मानता, किताब मानती है, मैं मान लेता हूँ। मैं नहीं क्यों मानता, क्योंकि इसको तो कोलराउस ने ही लिख दिया था, इसको मॉडिफाइड करने का काम डे बाई हक्कल और ऑनसेगर ने किया, पर इसको भी अपन क्या मान सकते हैं, डे बाई हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन। ये इक्वेशन से क्या बेनिफिट है कि बी की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू पता हो, रूट सी पता हो, लेमडा एम पता हो, तो लेमडा एम नॉट भी कैलकुलेट किया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोई समस्या नहीं आ रही। वीक के लिए क्या होगा वो और देखते हैं फटाफट, चलिए।